नमस्कार दोस्तों, बीके टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आइए इस क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर देखेंगे, अलंकार देखेंगे। और अलंकार से ये मेरा पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, अलंकार एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से जो है 2 से 3 प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस यहाँ पर जो लिया गया है PYQ क्वेश्चंस लिया गया है, जो आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी साबित होने वाला है। चाहे आप यूपी टेट का तैयारी कर रहे हों, सीटेट का, यूपी टीजीटी का, पीजीटी का, ठीक है ना, एनवीएस का, या किसी भी पुलिस का या कांस्टेबल का आप तैयारी कर रहे हों, समझिए कि आपका 2 से 3 नंबर कन्फर्म ही आता है यहाँ से अलंकार से सवाल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अलंकार से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पहला हम लोग देखते हैं अलंकार से। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। कहे कि अलंकार किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ है। आपको क्या करना है कि धर्म शब्द का क्या करना है, अर्थ बताना है। देखिए यही धर्म शब्द है, इसका क्या करना है, अर्थ बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, धर्म शब्द का अर्थ हो जाएगा गुण। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अलंकार आया हुआ है, तो जान लीजिए कि अलंकार जो होता है, अलंकार 3 प्रकार का होता है। कहे कि अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा अलंकार 3 प्रकार का होता है। पहला देख लीजिए, पहला होता है शब्द अलंकार। क्या होता है जी? शब्द अलंकार, जानना जरूरी है। शब्द अलंकार हो गया। दूसरा जो होता है अर्थ अलंकार होता है। और तीसरा जो होता है आपका उभय अलंकार। क्या होता है? उभय अलंकार होता है। तो आप समझ चुके हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या बोलते हैं, अलंकार कहते हैं। और इस धर्म शब्द का अर्थ जो होता है गुण होता है। और अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला जो हो जाएगा शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा उभय अलंकार होता है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर कह रहा है, कुलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कलिन किलंकत है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी क्या हो, जब भी वर्णों की आवृत्ति हो, जब भी वर्णों की आवृत्ति हो, तो वहाँ पर जो होता है अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वर्ण नहीं समझ में आ रहा है तो आपको समझना चाहिए कि अक्षर, जब भी अक्षर की पुनरावृत्ति हो, बार बार आए अक्षर, तो वहाँ पर जो होता है अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर क है, फिर यहाँ पर क आया है, यहाँ पर क आया है, तो बार बार वर्ण की क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रहा है। तो बार बार जब वर्ण की आवृत्ति हो तो उसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि जो अलंकार है, अलंकार के शब्द में, अलंकार के संबंध में सबसे पहले परिभाषा कौन दिया था, तो याद रखिएगा दंडी ने सबसे पहले अलंकार के संबंध में सर्वप्रथम परिभाषा दिया था। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3 नंबर। देखिएगा 3 नंबर कह रहा है कि रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सौंसे भरी आंसू भरी कहत दई दई। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि र वर्ण की क्या है, आवृत्ति है। र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है जी, तो वहाँ पर जो हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि यमक अलंकार के बारे में कहता है तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो होता है एक शब्द जो है 2 या 2 से अधिक बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा, 2 या 2 से अधिक बढ़ाएगा, लेकिन अर्थ जो होगा अलग अलग होगा। अर्थ जो होगा हर एक बार क्या होगा, अलग अलग होगा।
यानी कि किसी पंक्ति में एक ही शब्द जो है दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। एक शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा, अर्थ अलग होगा तो क्या होगा, यमक अलंकार होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 देख लीजिए। 4 नंबर कह रहा है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक ही शब्द जो है दो बार आया है। जैसे मनुष्य है एक ही शब्द है, दोनों देखने में एक ही शब्द लग रहा है, दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ जो होगा यहाँ पर अलग अलग होगा। तो दोनों का अर्थ जब अलग अलग होगा तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यमक अलंकार हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट होगा। देख लीजिए एक मनुष्य का अर्थ जो हो जाएगा, एक मनुष्य का अर्थ आदमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदमी। और दूसरे मनुष्य का अर्थ जो हो जाएगा यहाँ पर दूसरों की भलाई, दूसरों की भलाई। कह रहा है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मतलब वही आदमी है जो दूसरे की भलाई के लिए क्या करे, मरे। तो यहाँ पर एक ही शब्द दो बार आया और दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ, इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा यमक अलंकार हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा कह रहा है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति जो हो रही है बार बार हो रही है। देखिए च वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। और आप बताइए कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। आपको हम अभी बताए थे यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द जो है दो या दो से अधिक बार आएगा लेकिन अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा, तो उसे यमक अलंकार कहेंगे। तो याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे मन का शब्द आया हुआ है। एक मन का यहाँ है, एक मन का यहाँ है और एक मन का यहाँ पर है, आया है ना। लेकिन यहाँ पर जो है मनका का अर्थ जो है दूसरा कुछ है और यहाँ पर जो मनका है उसका अर्थ जो है दूसरा है। तो जब एक ही शब्द दो बार या दो से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे आप देख लीजिए एक मनका का अर्थ होगा यहाँ पर माला का दाना, क्या होगा, माला का दाना हो जाएगा। और यहाँ इस मनका का अर्थ हो जाएगा हृदय से, क्या हो जाएगा, हृदय से। आई होप आप समझ गए होंगे। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग हो जाए तो वही जो होता है यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की क्या होती है, आवृत्ति होती है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। चलिए क्या कह रहा है, कह रहे कि ऊंचे घोड़ मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोड़ मंदिर के अंदर रहाती है। तो यहाँ पर आप जब पंक्ति को ध्यान से पढ़े होंगे तो यहाँ पर एक शब्द देखिए मंदिर यहाँ पे है और एक मंदिर यहाँ पर है, यानी कि दो शब्द आ गया। तो दो शब्द आ गया तो यहाँ पर दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक मंदिर का अर्थ आप समझ लीजिए, इस मंदिर का अर्थ जो होता है महल होता है और यहाँ पर जो मंदिर का अर्थ होगा वाक्य के अनुसार तो गुफा हो जाएगा।
तो जब एक ही शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ जो होगा अलग अलग होगा तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक ही शब्द दो बार आया हुआ है तो वहाँ समझ जाइए कि वहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा, भले ही अर्थ आपको मालूम हो चाहे नहीं हो। जब एक ही शब्द दो बार आ जाए तो वहाँ समझ जाइए कि यमक अलंकार होने वाला है, भले ही आपको अर्थ मालूम हो या नहीं हो। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए, उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा का पहचान आपको हम बताते हैं। मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, इसका पहचान होता है। अगर किसी शब्द में मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु आ जाए तो समझिए कि उसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। कह रहा है कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का क्या करना है? चयन करना है। तो आप पंक्ति को ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक ही शब्द जो है दो बार आया है। तारे यहाँ पर भी है और तारे यहाँ पर भी है। तो हम आपको बताए थे कि भले ही अर्थ समझ में आए या नहीं आए, अगर एक ही शब्द दो बार दिया हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब समझ लीजिए, इस तारे का अर्थ होता है उद्धार करना। किसी का क्या करना? उद्धार करना, ठीक है ना? उद्धार करना या उद्धार किया। इस तारे का अर्थ जो आप देखते हैं इसको हम लोग बोलेंगे सितारे। यानी कि जितना तुमने उद्धार किया उतने तो आकाश में सितारे भी नहीं हैं, तारे भी नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 9 नंबर देख लेते हैं। 9 देखिएगा। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है प्रयुक्त अलंकार है। मतलब इसमें भी आपको अलंकार बताना है। तो पंक्ति आप ध्यान से पढ़े होंगे तो एक ही शब्द यहाँ पर दो बार मिला 3, और यहाँ पर भी क्या मिला? 3 मिला। तो आपको हम बताए थे कि एक ही शब्द जब दो बार मिल जाए तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर क्या है? यमक अलंकार है, भले ही अर्थ मालूम हो चाहे नहीं हो। अब देख लीजिए, यहाँ 3 का मतलब हो गया 3 बार। 3 का मतलब क्या हो गया? 3 बार। यहाँ 3 का मतलब हो गया 3 बेर के दाने। क्या हो गया? 3 बेर के दाने। अब आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं नहीं समझ में आए तो आप देखिएगा, जब एक ही शब्द दो बार दिया हो तो समझ जाइए कि वहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। इस 3 का अर्थ क्या हो गया? 3 बार, और इस 3 का अर्थ हो गया 3 बेर के दाने या दाना। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। कह रहा है काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा में आपको क्या करना है? अलंकार बताना है। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, दो शब्द दिख रहा होगा। एक घटा यहाँ पे है और एक घटा यहाँ पे है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें जो होगा यमक अलंकार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इस घाटा का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बादल से मतलब है, यानी कि काले बादल के लिए यहाँ पर घाटा आया है, और इस घाटा का मतलब होता है कम होना। क्या होता है? कम होना। अब आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर यमक अलंकार ही होगा। याद रखिएगा, जब एक ही शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग हो जाए तो समझ जाइएगा कि वहीं जो है यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर। कह रहा है कि सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ही शब्द कई बार आया है। जैसे सारंग यहाँ पे है, यहाँ पर भी सारंग है, यहाँ पर भी क्या है? सारंग है, यहाँ पर भी
सारंग है, यहाँ पर भी सारंग है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यमक अलंकार के लिए एक शब्द दो ही बार आए, वो कई बार आज आ सकता है, लेकिन अर्थ जो होगा उसका क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पर जो आप सारंग देख रहे हैं सबका अर्थ जो है अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इस सारंग का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर दीपक हो जाएगा। और इस सारंग का अर्थ जो है एक स्त्री से लगाया गया है, एक सुंदर स्त्री से लगाया गया है। और इस सारंग का अर्थ जो है स्त्री का पल्लू, जिसको हम लोग बोलते हैं, पल्लू को हम लोग आंचल भी बोलते हैं। यहाँ पर भी आंचल से ही क्या होगा, अर्थ निकलेगा। और इस सारंग का जो अर्थ निकलेगा वो हवा होगा। तो जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थिति में उसका अर्थ जो होगा अलग अलग होगा, तो समझिए कि वही जो होगा यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। 12 नंबर कह रहा है, रावण सीर सरोज बंचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। रावण सिर सरोज बंचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। यहाँ बताना है कि सिली मुख में अलंकार है। सिली मुख में कौन सा अलंकार है, ऑप्शन के अनुसार आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिली मुख का यहाँ पर दो अर्थ है। क्या है जी, सिली मुख का यहाँ पर क्या है, दो अर्थ है। एक सिली का मतलब सिली मुख का अर्थ बाण होता है, और एक सिली मुख का अर्थ जो होता है भावड़ा होता है। ठीक, यहाँ एक ही शब्द है, ठीक है ना, और एक ही शब्द का अर्थ जो है क्या है, अलग अलग है। तो समझ जाइए कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, सलेश अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें समझ लीजिए, जब एक ही शब्द के कई अर्थ हो, जब एक ही शब्द के कई अर्थ हो, तो वहाँ पर जो होता है सलेश अलंकार का उदाहरण होता है। जैसे सिली मुख का अर्थ एक बाण हो गया, एक क्या हो गया, भावड़ा हो गया। आई होप आप समझ चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लटानुप्रास और वृत्तानुप्रास, ये अनुप्रास अलंकार के क्या है, उदाहरण हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। 12 तक कर लिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखना है। 13 देखिए, 13 नंबर कह रहा है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। लिख भी देते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे योजक चिन्ह बोलेंगे। और योजक चिन्ह के बाद अगर आपको मिलता है सा या सी या से, या मिलता है सम, या मिलता है सरिस, समझिए ध्यान से, किसी भी पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से, सम या सरिस शब्द मिलता है, तो उस पंक्ति में जो होगा कौन सा अलंकार हो जाएगा उस पंक्ति में, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप कि आपको जो क्या याद रखना है, यमक अलंकार में भी आपको याद रखिएगा कि एक ही शब्द दो बार आता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होगा, तो क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अभी आपको हम बताए थे उपमा अलंकार की, आपको हम पहचान बता चुके हैं कि योजक चिन्ह के बाद अगर किसी पंक्ति में सा, सी, से, सम, सरिस शब्द आता है, तो समझ जाइएगा कि वह पंक्ति जो है उपमा अलंकार की ओर संकेत कर रहा है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। कह रहा है कि खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। पंक्ति में अलंकार है, तो ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो यहाँ देखिएगा योजक चिन्ह के साथ क्या आया है, सी आया है। क्या आया है, योजक चिन्ह के साथ सी आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अब देखिएगा, किसी भी यदि पंक्ति में अगर आता है सा, सी, से
या सम शब्द आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस शब्द को हम लोग बोलते हैं वाचक शब्द। क्या बोलते हैं जी, वाचक शब्द हम लोग बोलते हैं। तो इस चीज़ को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 15 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में वाचक शब्द है। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। तो जब भी किसी पंक्ति में सा, सी, से, सम, सरिस शब्द आए तो समझिए कि वही क्या है, वाचक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से हम आपको बता रहे हैं कि यदि किसी पंक्ति में ये वाला योजक चिन्ह आ जाए, केवल योजक चिन्ह आ जाए ये वाला पंक्ति में, तो 90% जो होता है आपका रूपक अलंकार का उदाहरण होता है। 90% पर हम बात कर रहे हैं। यदि किसी पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए, ऐसा चिन्ह आ जाए, तो 90% जो उदाहरण होगा आपका रूपक अलंकार का क्या होता है, उदाहरण होता है। या रूपक की पहचान हम और बताते हैं, अगर छोटा सा लाइन दिया हो, एक लाइन में दिया हो, तो समझिए कि वो अधिकांशतः क्या होता है, रूपक अलंकार ही होता है। और रूपक अलंकार में आपको क्या दिखाया जाता है, यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक वस्तु को दूसरे वस्तु के रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देख लिए थे, 17 देख लीजिए। 17 नंबर कह रहा है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पंक्ति में जो है केवल यहाँ पर योजक चिन्ह आया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। आपको उपमा में क्या बताए थे, उपमा में बताए थे कि योजक चिन्ह के साथ जो होना चाहिए सा, सी, से, सम, सरिस अगर मिलता है तब क्या हो जाएगा, आपका उपमा अलंकार होगा। लेकिन यहाँ पर ओनली केवल योजक चिन्ह आया है, तो आप आंसर दीजिए रूपक अलंकार को। आंसर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। देखिए वाक्य वही है जो अभी हम लोग देखे थे, इसमें योजक चिन्ह क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो हम आपको क्या बताए थे कि एक लाइन वाला जहाँ पर भी मिले या कहे कौन अलंकार है, तो वहाँ पर भी 90% क्या होता है, रूपक अलंकार ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने के लिए तैयार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर वाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। सबसे पहले आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो आया हुआ है लोचन, लोचन का अर्थ जो होता है नेत्र होता है। इसी को हम लोग नयन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग दृग भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक ही चीज़ बताए थे कि अगर किसी पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो ज़्यादातर जो होता है आपका रूपक अलंकार के अंतर्गत आता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। उपमा में आपको हम क्या बताए थे, उपमा में बताए थे कि योजक चिन्ह के साथ अगर सा, शी, से, सम, सरिस मिलता है तो उपमा अलंकार का क्या हो जाता है, उदाहरण हो जाता है। आई होप आप समझ चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 नंबर देख लीजिए। 20 नंबर कह रहा है, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है। कह रहा है कि उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है। तो ये डिफिनीशन ही पूछ दिया रूपक अलंकार का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो तो वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21
कह रहा है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सबसे पहले बताइए कि दूसरी पंक्ति कौन सी है? तो यही तो है ना दूसरी पंक्ति। केवल इसी पंक्ति को पढ़ना है और बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। क्या कह रहा है? झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो अभी आपको तुरंत हम बताए हुए थे 5-6 क्वेश्चन के पहले कि यदि किसी पंक्ति में मनु मनहु मानो जनो जनहु जानो शब्द दिया होगा तो वहाँ पर जो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हमने आपको क्या बताया था कि यदि किसी पंक्ति में मनु मनहु मानो जनु जनहो जानू अगर आए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा मनहु शब्द आया हुआ है दूसरी पंक्ति में, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। यदि कहता कि ये पहली पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो देख लीजिए यहाँ पर पहली पंक्ति में क्या हो रहा है कि त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो पहली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार हो जाता है। लेकिन दूसरी पंक्ति का पूछा जाए तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान क्या है? मानो मनु मनहु, मानो मनु मनहु, जानो जनु जनहु। अगर ये शब्द आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 नंबर देखिएगा। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खरे में अलंकार है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खरे में अलंकार है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इस पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार है। कैसे प्रतीप अलंकार है? तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जब एक चीज़ के सामने दूसरे को बेकार बताया जाए, एक चीज़ के सामने दूसरे को बेकार बताया जाए, एक चीज़ के सामने क्या हो, दूसरा क्या हो, बेकार हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। चलिए समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। उसी तपस्वी से लंबे देवदार 2-4 खड़े, यानी कि यहाँ पर तपस्वी से लंबे देवदार को बताया जा रहा है, देवदार को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। ठीक है ना? तो याद रखना है, एक चीज़ के सामने जब दूसरे को बेकार समझा जाए, बेकार बताया जाए, तो वहाँ पर कौन सा प्रतीप अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर जब वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सलेश में आपको क्या बताए थे? एक शब्द होगा, क्या होगा? एक शब्द होगा, लेकिन उसका अर्थ जो होगा क्या होगा? अनेक होगा। शब्द एक होगा, अर्थ अनेक होगा, तो वहाँ पर सलेश अलंकार हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 23 नंबर देख लीजिए। 23 नंबर कह रहा है कि निम्न पंक्ति में छंद है। निम्न पंक्ति में ये छंद है। छंद नहीं यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अलंकार पूछा जा रहा है। कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिएगा। बहुरी विचारू किन मन माही सिए बदन सम हिमकर नाही, सिए बदन सम हिमकर नाही। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरी पंक्ति को पढ़िए। सिए बदन सम हिमकर नाही, पढ़ने से कुछ समझ में आ रहा है। सिए का मतलब सीता, बदन का मतलब शरीर, सम मतलब समान, हिमकर मतलब चंद्रमा। ठीक है ना? यानी कि सीता का शरीर जो है हिमकर के समान नहीं है, चंद्रमा के समान नहीं है। यानी यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि एक चीज़ को दूसरे के सामने बेकार बताया जा रहा है, तो प्रतीप अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर से इस पंक्ति को देख लीजिए। सिए बदन सम हिमकर नाही, यानी कि सिया का जो बदन है, सीता का जो शरीर है वो हिमकर यानी कि चंद्रमा के समान नहीं है। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ को दूसरे के सामने क्या बताया जा रहा है? बेकार बताया जा रहा है। तो जब ऐसी स्थिति है तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। उल्लेख अलंकार में याद रखेंगे कि एक वस्तु का कई प्रकार से वर्णन, एक ही वस्तु होगा उसका कई प्रकार से जब वर्णन किया जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा?
उल्लेख अलंकार हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और आज का जो है लास्ट ही क्वेश्चन है। देखिए 24 नंबर कह रहा है कि जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव हो वहाँ होता है। कह रहा है कि जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संशय का मतलब क्या कि संदेह हो, तो यहाँ पर संदेह अलंकार हो जाएगा। किसी वस्तु को देखकर उसी के समान जो है अन्य वस्तु होने का अगर संशय हो, भय हो, तो वहाँ पर संदेह अलंकार हो जाएगा। आपको उपमा अलंकार की पहचान हम क्या बताए थे कि यदि किसी पंक्ति में योजक चिन्ह के साथ साथ क्या मिले, सा सी से सम सरीस शब्द आए तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर जो होगा उपमा अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या बताए थे कि यदि किसी पंक्ति में किसी शब्द को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, किसी शब्द को बढ़ा चढ़ा के क्या किया जाए, वर्णन किया जाए, तो वहाँ पर जो होता है अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। आई होप आप समझ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है। इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।